बुलेटिन में सबसे पहले बात, सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस में जेआईटी को काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि किसी ठोस सबूत के बगैर जेआईटी का कोई रुकन तब्दील नहीं होगा। शकूक की बुनियाद पर किसी को जेआईटी टीम से नहीं निकाला जा सकता। अगर ऐसा किया तो फिर तहकीकात के लिए आसमान से फरिश्ते बुलाने पड़ेंगे। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां किसी के खिलाफ बात की जाए तो उसे जानिबदार कहा जाता है। जेआईटी से मुतालिक हुसैन नवाज के एतराजात पर सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को काम जारी रखने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेआईटी पेश होने वाले अफराद की इज्जत नफ्स का ख्याल रखे। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? हुसैन नवाज के वकील ने जो एतराजात उठाए थे जेआईटी के मेंबरान के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने तारिक शफी का एक बयान हल्फी अदालत में पेश किया। तारिक शफी चंद यौम कबल जेआईटी में पेश हुए थे और बयान हल्फी में ये कहा गया कि उन्हें 13 घंटे तक जेआईटी ने बिठाए रखा। उनके बयान हल्फी में ये भी कहा गया कि जेआईटी के एक मेंबर जिनकी सफेद दाढ़ी है और दराज कद हैं, वो उनसे इंतहाई तहकीर आमेज और धमकी आमेज रवैये में बात करते रहे। उन्होंने दौराने तफ्तीश उन्हें झूठा भी कहा और बार बार जो पहले से दिया गया बयान हल्फी है ये जो पैनामा केस में, वो वापस लेने के हवाले से भी दबाव डालते रहे। जब ये बयान हल्फी पेश किया ख्वाजा हारिस ने, जो हुसैन नवाज के वकील हैं, तो उनका ये कहना था कि जेआईटी जो है वो कानून के ताबे काम कर रही है, तो उसको कानून का मालूम भी होना चाहिए और जो भी गवाहान यहाँ पर पेश होते हैं उनको प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उन जेआईटी के जो 2 मेंबरान जिन पे एतराज उठाया था उनके हवाले से मजीद जो है एतराजात सुप्रीम कोर्ट में पेश किए और ये कहा कि इन मेंबरान को जो है वो तब्दील किया जाए। इस पर अदालत ने ये कहा कि जेआईटी जो है उसको हर फर्द की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए जो भी जेआईटी के रूबरू पेश हों। जी, आसिफ बशीर चौधरी हमें अपडेट करें। गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। जेआईटी से मुताल्लिक़ हुसैन नवाज के एतराज़ात पर सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेआईटी पेश होने वाले अफराद की इज्जत नफ्स का ख्याल रखे। अदालत में हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि तारिक शफी को 13 घंटे बिठाया गया। उन्हें कहा गया कि वो अपना बयान हलफी वापस लें। अदालत ने कहा कि आप टीम के एक रुकन को निशाना बना रहे हैं जो अपना काम करना जानते हैं। ख्वाजा हारिस बोले कि वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है? कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। उनकी जानिब से कहा गया कि वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मुतारिफ कराई गई थी जिसे अदालत ने मुस्तरद किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि जेआईटी को हिदायत देते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहे। जेआईटी से मुतालिक हुसैन नवाज के एतराज़ात पर आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जेआईटी को काम जारी रखने की हिदायत की गई है और इसी दौरान अदालत में हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि तारिक शफी को 13 घंटे बिठाया गया। उनकी जानिब से मजीद एतराज़ात सामने रखे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि जेआईटी अरकान पर इसलिए एतराज उठाए जा रहे हैं कि वो 60 रोज में काम मुकम्मल न कर सके। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज होने वाली जेआईटी की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती तो पाकिस्तानी नौजवानों को पता चलता कि 18 साल में अरबपति कैसे बना जाता है। कल जो जेआईटी के सामने पेशी हुई हुसैन नवाज साहब की, पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर मेरी तजवीज़ मान ली जाती और वो लाइव टेलीकास्ट होता हुसैन नवाज साहब का, तो इससे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत बड़ा एक लर्निंग लेसन था, उनके लिए लेक्चर होता कि किस तरह 18 साल की उम्र में आप बिलियनर बन सकते हैं, किस तरह से आप में वो सलाहियतें हैं कि जो मासूम सा बच्चा 18 साल का जिस उम्र में शनाख्ती कार्ड बनता है वो किस तरह से बिलियनर होता है। तो मेरी तजवीज़ को ना मान के जो पाकिस्तान के लाखों और करोड़ों बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है, मैं समझता हूँ अगर वो तजवीज़ मेरी मान ली जाती और लाइव टेलीकास्ट होता तो बड़ा इसका फ़ायदा होना था। यूनिवर्सिटी में इसके तो बनने चाहिए। मैं तो पहले भी ये समझता हूँ कि हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब से अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान वापस आएँ। इतना बड़ा टैलेंट वो यूके में ज़ाया ना करें। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में उनके नाम की चेयर्स बननी चाहिए, उनके नाम के लेक्चर्स बनने चाहिए कि किस तरह आप 16, 17, 18 साल की उम्र में, जबकि
बाकी पाकिस्तान के और दुनिया के बच्चे होश संभालते हैं, किस तरह ये बिलियनर हुए, ये होनहार बच्चे, तो बड़ा हम अहम मौका ज़ाया कर रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने साद रफीक को जवाब दिया है। आग से खेलने की बात करने वाले जान ले नाअहल करार दिया गया तो ये मुल्क को गॉड फादर से निजात दिलाने की हकीर सी कीमत होगी, इमरान खान ये कहते हैं। गुज़श्ता रोज साद रफीक ने एक तकरीब से खिताब में इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा था कि वो आग से खेल रहे हैं। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया और ये भी कहा है कि उनके केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद केस करे, चाहे तो JIT बना दे। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जारी करदा बयान में कहा है कि जो लोग समझते हैं कि वो आग से खेल रहे हैं और शायद नाअहल करार दे दिए जाएं, तो वो सुन लें कि उनका नाअहल करार दिया जाना पाकिस्तान को करप्ट माफिया के गॉडफादर से निजात दिलाने की हकीर सी कीमत होगी। इमरान खान ने कहा कि उनके केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे खुद तहकीकात करे या JIT बना दे। उन्होंने लंदन फ्लैट 1983 में क्रिकेट की रकम से खरीदा, जिसे 2003 में फरोख्त कर दिया। इमरान खान का कहना था कि रकम कानूनी तरीके से बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान लाए। उनका दावा है कि उनके खिलाफ तहकीकात का भी यही नतीजा निकलेगा। वो पाकिस्तान में 1981 से टैक्स अदा कर रहे हैं, कभी गैर कानूनी इकदाम नहीं किया, उन्हें कभी टैक्स नोटिस नहीं मिला। इमरान खान का कहना था कि JIT वजीर आजम नवाज शरीफ की जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी पता लगा लेगी। और ऑफशोर कंपनी से मुतालिक केस में इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी गई हैं। जराये के मुताबिक जमा करवाई गई दस्तावेज में मनी ट्रेल मौजूद है। दस्तावेज में नियाजी सर्विसेज को पाकिस्तान में जाहिर न करने से मुतालिक वजूहात भी बयान है। दस्तावेज में जमा कराए गए टैक्स, बैंक अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स की तफसीलात भी शामिल हैं। ऑफशोर कंपनी से मुतालिक केस में इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी गई हैं। एक और अहम खबर आपको दें, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला। इससे मुताल्लिक अपडेट ये कि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत शुरू हो गई है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा करा दिया है। फवाद चौधरी ने इमरान खान की जानिब से जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहना था कि इमरान खान का जवाब पढ़कर समझ नहीं आ रहा कि नोटिस किस बात का दिया था। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस की समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज का कहना है कि इमरान खान किसी अदालत में पेश नहीं हुए, उनके खिलाफ JIT क्यों नहीं बनाई जाती, मामला असेंबली में उठाएंगे। इमरान खान दहशतगर्दी के खिलाफ केस में इश्तिहारी हैं। इमरान खान साहब हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का भी कोई कार्रवाई जो है वो एकदम से वेपरेट हो जाती है, जैसे कि एक अजीब व गरीब हवा चल जाती है। और ये एक अदारा नहीं है, ये एक केस नहीं है, ये एक जुर्म नहीं है, ये बार बार हम ये एक पूरा पैटर्न नज़र आ रहा है। हम तो आज ये सवाल उठाएंगे असेंबली में भी कि यहाँ पर क्यों नहीं JIT बनाई जाती जब बार बार दरख्वास्त की जाती है। यहाँ पर जब दहशतगर्दी के संगीन तरीन जराइम जो हैं उनकी निशानदेही हो चुकी है, उसके चलान मुकम्मल हो चुके हैं, इसको सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई कमेटी का काबीना कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ है। वजीर आजम ने इजलास में सहार और इफ्तार में लोड शेडिंग न करने के अहकाम जारी किए हैं और कमेटी को हिदायत की है कि बिजली की किल्लत से निमटने के लिए मुतबादिल इंतजाम पर भी तवज्जो दी जाए। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि बिजली की किल्लत से निमटने के लिए मुतबादिल इंतजाम पर भी तवज्जो दी जाए। जब तक अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, क्या हिदायत दी गई हैं वजीर आजम की जानिब से? जी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई की खुसूसी कमेटी जो कैबिनेट की कायम की हुई है वज़ीर आज़म ने, उसका इजलास बुलाया गया था। इस इजलास में वजारत पानी बिजली ने जब बिजली की मौजूदा सूरत हाल और पैदावारी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी तो वज़ीर आज़म ने इजहार नाराजगी किया
और ये वाज़े तौर पर कहा कि ये जो स्केड्यूल है इस वक्त लोड शेडिंग का वो नाकाबिल कबूल है। रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग को कम किया जाए और बिलखुसूस सहर और इफ्तार के जो औकात हैं उसके दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़े किया है कि अवाम को जो इस वक्त दरपेश मुश्किलात हैं उससे हुकूमत पूरी तरह से आगाह है और वो खुद उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अवाम को खातिर खा रिलीफ नहीं मिलता है। उन्होंने कल दोबारा भी इस कमेटी का इजलास बुलाया है। वजारत पानी बिजली के हुकाम ने बताया है ब्रीफिंग में कि बिजली की पैदावार इस वक्त 17,070 मेगावाट है जबकि तलब 22,550 है, लिहाजा शॉर्टफॉल 5,430 से बढ़ रहा है। देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे जबकि शहरों में 8 से 10 घंटे तक है, लेकिन कोई भी शहर जहां पर बिजली की लोड शेडिंग होती है वहां पर गैर एलानी या इजाफी लोड शेडिंग नहीं हो रही है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि वो बिजली पैदावार और उसकी ट्रांसमिशन लाइन्स की बेहतरी के लिए काम करें, जबकि पानी और बिजली और वजारत पेट्रोलियम को ये कहा है कि जो बिजली पैदावारी मंसूबे हैं उनकी जल्द तकमील के हवाले से इक़दाम तेज किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली भट्टी। और बिजली बंदिश से मुताल्लिक अहम और अफसोसनाक खबर यह कि मालाकन एजेंसी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। दरगई के इलाके में मुश्तइल मुजाहिरीन ने वापडा दफ्तर में तोड़ फोड़ की और बिजली की फराहमी के लिए हजारों अफराद की जानिब से मुजाहरा किया गया जिससे मर्दान रोड बंद कर दिया गया। मुश्तइल मुजाहिरीन के तशद्दुद से असिस्टेंट कमिश्नर दरगई बहादुर खान जख्मी। मालाकंड एजेंसी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, एक शख्स की जान ले गया। मालाकंड के इलाके दरगई में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। मालाकंड के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि 4 जख्मी भी हुए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वापडा ऑफिस में तोड़फोड़ की, कंप्यूटर्स और फर्नीचर को आग लगा दी। मालाकंड के इलाके दरगई में मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए दरगई मर्दान रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मालाकंड के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दरगई बाजार में 8,000 अफराद ने मुजाहरा किया जिसमें सियासी जमातों के कारकुन भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने SDO के दफ्तर को भी आग लगाई जबकि मुजाहिरीन के तशद्दुद से असिस्टेंट कमिश्नर दरगई बहादुर खान भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी हुकाम ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। मालाकंड एजेंसी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ होने वाले एहतजाज के बाद अब क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली। जी मैं इस वक्त मालाकंड एजेंसी के दरगई के इलाके में मौजूद हूँ और दरगई के इस लेविस पोस्ट को आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो मुश्तइल मुजाहिरीन थे और जिनका ये कहना था कि उनको बिजली दस्तियाब नहीं है, उसके बाद इस लेविस पोस्ट पर उन्होंने हमला किया और इस वक्त आप यहाँ पर सूरत हाल देख सकते हैं कि जगह जगह पर तोड़ फोड़ के मनाजिर जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ खड़ी थी उनमें भी खासा तोड़ फोड़ किया गया है और गाड़ियों की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि हर तरफ हमें तबाही ही तबाही नजर आ रही है। जो मुश्तइल मुजाहिरीन थे उन्होंने यहाँ पर यह भी कोशिश की थी कि इस लेवीज पोस्ट को आग भी लगा दी जाए, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली है। गो कि यहाँ पर सिर्फ एक कमरे में उन्होंने आग लगाई थी और उसके बाद उनकी कोशिश थी कि दीगर जो कमरे हैं उनको भी आग लगाई जाए, लेकिन उनमें उनको कामयाबी नहीं मिल सकी थी। सूरत हाल तकरीबन काबू में आ गई है और जो मेन रोड है उसको दोबारा ट्रैफिक के लिए भी बहाल कर दिया गया है। ताहम जो हालात है वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं। जो यहाँ की लेवीज है और यहाँ की जो पाक फौज है उन्होंने सड़क को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए भी बहाल कर दिया है। और पेशावर में आज एक बार फिर लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकले और एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने रिंग रोड को चीनी के तकरीबन 2 घंटे तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद वापडा हुकाम की यकीन दहानी पर यह मुजाहिरा ख़त्म किया गया। पेशावर के इलाके अचीनी के रिहायशी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ MPA फजल इलाही की क़ियादत में आज एक बार फिर सड़कों पर रहे। मुजाहिरीन ने अचीनी के करीब रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया और एहतजाज करते रहे। डंडा बरदार मुजाहिरीन का कहना था कि उनके इलाके में रोजाना 20 घंटों तक बिजली बंद रहती है। कल से 1 मिनट के लिए बिजली भी नहीं थी और हम यहाँ पर मजबूर हो के यहाँ पर प्रोटेस्ट दे रहे हैं। हमने 400-500 मीटर भी लगवाए लेकिन फिर भी हमारी लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई है। वापडा हुकाम और मुजाहिरीन के दरमियान 2 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। हुकाम की तरफ से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। ताहम MPA का कहना था अगर दोबारा लोड शेडिंग की गई तो वो एक बार फिर कारकुनों समेत सड़कों पर होंगे।
कुंडा नहीं है, केबल लगा दिए हमने, मीटर लगा दिए। ये पूरा सफ़ेद डेयरी जो है ये एक मॉडल हमने बना दिए, मॉडल का सजा हमें दे रहे। पहले जब मॉडल नहीं था तो 10 घंटे लोड शेडिंग हुआ करते थे। मालाकंड में भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी मुश्तइल हुए। उन्होंने दरगई में SDO के दफ्तर को आग लगा दी। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड जफर अली शाह के मुताबिक मुख्तलिफ पार्टियों के 8000 से ज्यादा कारकुनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरे में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाबाहक हुआ और मुजाहिरीन के तशद्दुद से असिस्टेंट कमिश्नर दरगई बहादुर खान समेत 4 अफराद जख्मी हुए। कैमरामैन फजल हुसैन के साथ आफ्ताब अहमद, जियो न्यूज, पेशावर। रिपोर्ट आपने देखी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के लिए मुजाहिरों और सरकारी अमलाक की तोड़फोड़ पर सूबाई हुकूमत ने अपना रद्द अमल दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शाह फरमान ने कहा है कि वफाक बिजली में सूबे को आईनी हक देता तो ये हालात न बनते। बिजली की पैदावार में 13% हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का हक बनता है और इस हिसाब से 17,000 मेगावाट में 2,000 मेगावाट उनका हिस्सा बनता है। शाह फरमान का मजीद कहना था कि सूबे को बिजली का खालिस मुनाफा भी नहीं दिया जा रहा। और अब बात कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल की। कराची वालों ने दूसरे रोजे की सहरी भी अंधेरे में की। माह मुबारक में के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम की इंतहा हो गई। बिजली की तवील बंदिश पर रोजेदार भी सड़कों पर निकल आए। रिपोर्ट कर रही हैं सनोविया चौधरी। के इलेक्ट्रिक की फनी खराबी अंग्रेजी की फनी खराबी बन गई। शहर में बिजली का बहरान इस हद पर जा पहुंचा कि अक्सर इलाकों में दूसरे रोजे की सहरी भी शहरियों ने अंधेरे में की। बिजली की तवील बंदिश से मुतासरा इलाकों में अल हिलाल सोसाइटी, शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल टाउन, मॉडल कॉलोनी, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, मंजूर कॉलोनी, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर शामिल हैं। इन इलाकों में 6 से 8 घंटों की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है, जिसे के इलेक्ट्रिक की जानिब से फनी खराबी का नाम दिया जा रहा है। जराए के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 450 मेगावाट है। के इलेक्ट्रिक के माह मुबारक में जारी इस जुल्म सितम के बायस 3 हट्टी के रोजादार सड़कों पर निकल आए और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टायर नजर आतिश किए और सड़क भी ब्लॉक कर दी। सनोविया चौधरी, जियो न्यूज, कराची। दानियाल अजीज इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। और जिसकी शिकायत मुसलसल चलती चली आ रही थी, उस हिस्से में आज सुप्रीम कोर्ट के JIT के बेंच के सामने तफसीली तौर पर ख्वाजा हारिस साहब ने मुद्दा जो है वो बयान किया। उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने वाज़ेह बताया कि जो एक साहब हैं JIT के, जिनका सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, उनका गहरा सियासी ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और उनकी बीवी का, उनकी अहलिया का, उनका भी गहरा सियासी ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ भी। और वाज़े तौर पर यह बात बताई गई कि इनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जिनके बारे में वैसे तो बहुत बात की जाती है कि सोशल मीडिया पे ये आ गया, सोशल मीडिया पे वो आ गया, और उसके बड़े हवाले दिए जाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। और आजकल ये अखबारों की जीनत भी बना हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि वो सोशल मीडिया की चीज़ें फराहम नहीं हो सकी। जो इनकी आपस की गुफ्तगू है, जो इनका रवैया है, जो इनकी जहनीत को अक्कासी करता है, वो फराहम नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इनकी और इनकी अहलिया की जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ, आप टाइमिंग देखें, जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ है वो सारी की सारी डिलीट होगी, और जो एक मिली जो रह गई उसमें भी PTI का हवाला था और धरनों का हवाला था। तो ये बात सामने रखी गई अदालत के। उसके बाद ये भी बात बताई गई कि इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेटर जो है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत सारे लोग तरबियत याफ्ता है, यहाँ पर बहुत सारे महकमे हैं, पूरा पाकिस्तान अवेलेबल है, तो क्या इस तरह का कोई शख्स नहीं फराहम किया जा सकता जिसका ये गहरा ताल्लुक, जिसका ये वाज़े तौर पर डिलीट करना अपने तमाम सोशल, और ये इस किस्म का सवालिया पैदा करना, और आम भी सबको पता है इस्लामाबाद बहुत छोटा सा शहर है। तो इसमें फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कानून का मामूल है, जो तरीक़ाकार है, कि अगर किसी किस्म का ऐसा बजाय उसको डिलीट करने के, वो ज़िम्मेदारी होती है उस इन्वेस्टिगेटर की या उस अफसर की कि वो चीज़ बयान करे, और वो बजाय कि उसको पसे पर्दा रखने की
वो तरीक़ाकार में मुलव्वस रहे वो सामने ला के रखें कि जी ये सारे हक़ाइक़ हैं, इसके बाद आप देख लें कि अगर मैं इस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन ये मामूल फॉलो नहीं किया गया और वो वाज़े कर कर ख्वाजा आरिफ साहब ने आज बताया। इसके अलावा जो अजीज़ साहब हैं एक स्टेट बैंक के, ये भी बताया गया कि वो स्टेट बैंक के सिरे से मुलाजिम ही नहीं है। और ये भी बताया गया कि उन साहब का जो जब नैब बनी थी और जब ये हुदैबिया केस शुरू में इन्वेस्टिगेट हुआ है तो उसी वक्त से ये साहब जो हैं इस सारे केस के साथ ना सिर्फ वाकिफ़ थे बल्कि बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने कोशिश की कि इस केस को ये इन्वेस्टिगेट करने, उसको तकमील तक पहुँचाएँ। और जब ये केस क्वॉश हुआ, हाई कोर्ट ने जब क्वॉश किया हुदैबिया केस और जब इसका रेफरी जज ने भी कहा कि ये री इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है, नहीं हो सकती, और उस क्वॉशमेंट को उसको बरकरार रखा, तो उसमें उनको बड़ी उस चीज़ की दिल आज़ारी हुई। और उस वजह से ऐन मुमकिन है कि जो इस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये कानून का मामूल है और मुख्तलिफ रेफरेंसेस SCMR की, PLD की, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से और पाकिस्तान के रिकॉर्ड से वो फराहम की गई, जिसमें यह बताया गया कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामूल नहीं है। इन तमाम चीज़ों के दौरान मुख्तलिफ कमेंट्स ऐसे आते रहे कि जी ये अनोखा केस है, इस केस की नौयत मुख्तलिफ है, लेकिन यह भी बताया गया कि अगर इसकी नौयत मुख्तलिफ तक, उसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी किस्म के कानून से बालातर कोई भी एक्शन हो। और उसमें मिसालें दी गई और मिसाल ये दी गई कि जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, एक तरफ कहा गया कि ये पाँव लटकाए जा रहे हैं, यानी अंग्रेज़ी का मुहावरा है फुट ड्रैगिंग, यानी इसको ताख़ीर का बायस बनाया जा रहा है। और उसमें यह बताया गया कि जो तारिक शफ़ी साहब हैं, जब वो बर वक्त 1-2 दिन के नोटिस पे मुल्क से बाहर आकर अपने आप को पेश कर चुके थे, तो उस वक्त ये पता चला कि उनको बजाय इसके ये कह रहे थे कि आप पेश हुए, वो कह रहे थे कि आप क्यों आए, आपने क्यों इस आग में, जलती हुई आग में अपना पाँव रखा है, आप क्यों यहाँ पर पेश हो रहे हैं, आपको किसने परसुएड किया, यानी आपके ऊपर कौन हावी हुआ है कि आपको यहाँ आने पर मजबूर किया। तो बजाय कि उसको ये देखें कि विटनेस जो है वो पेश हो रहा है और अपनी सफाई दे रहा है, इस किस्म की बातें देखने में आई। ये भी बताई गई कोर्ट को। और ये भी बताया गया कि जो जिस वक्त ये इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी JIT की जानब से, तो उस वक्त उनको ये बार बार कहा गया कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और मुख्तलिफ कानून के हवाले और मुख्तलिफ जजमेंट्स दी गई जिसमें ये बात जो है ये कानून से बालातर है, ये JIT मजाज नहीं है ऐसी बात करने की। और फिर उनको ये कहा गया कि आपने फंस जाना है, 16 साल आपने कैद होना है, और जो आपका जो मेन अक्यूज्ड है उन्होंने बच जाना है, उनके ख़ानदान ने बच जाना है, तो तुम अपना एफिडेविट वापस ले लो, या कम अज़ कम वो हिस्सा वापस ले लो जिसमें तुमने ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, जो सारे के सारे केस का महवर बन सकता था। तो इसमें ये कहा गया कि ये जब क्वेश्चन किया गया कि जी ये शायद जो एफिडेविट दिया जा रहा है ये दुरुस्त है कि नहीं है, या ये एक महज बहाना है कि इसको मज़ीद ताख़ीर की जाए, तो उस वक्त ख्वाजा आरिफ साहब ने ये बोला कि आप काइंडली जो वीडियोग्राफिंग हो रही है, और ये भी बताया गया जो वीडियोग्राफिंग हो रही है वो मंगवा के उसका मुलायजा कर लें, और अगर ये एफिडेविट गलत है तो मुकम्मल सजा दें। तो उसमें फिर जब ये तब बात हुई जब ये कहा जा रहा था कि वीडियोग्राफिंग जो है, इवन के जो टेररिस्ट हैं, आपने अभी देखा होगा मुख्तलिफ केसेस में भी ये बात सामने आई, जब रिसेंटली कराची के टेररिस्ट को एक वीडियोग्राफी जो है वो मंजर आम पे आई, और उसमें भी कानूनदानों ने और तमाम लोगों ने, सोसाइटी ने बहुत बुरा भला कहा, उनको इत्तेफाक से सजाए मौत हुई, लेकिन हवाले मुख्तलिफ दिए गए कि ये गैर कानूनी है, मुख्तलिफ जजमेंट्स पेश की गई, लेकिन इस केस में ये की जा रही है। और वो एक तरीका है जिसमें आप जो सामने सवाल देने वाले साहब हैं उनको आप ज़हनी तौर पर मफलूज करें, उनको प्रेशराइज करें, उनको ब्राउबीट करें, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने रखी गई अदालत के। और इसमें जो ऑर्डर हुआ है, मैंने रामना से गल करना, जो इसमें जो ऑर्डर हुआ है वो उसमें तफसील से अभी वो सामने आएगा, लेकिन ये क्लियरली उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, जुडिशरी ने एक्सेप्ट किया है कि कोई चीज़ जो कि कानून के प्रोसेस से बालातर है, उसके अलावा है, वो अलाउ नहीं की जाएगी। और उन्होंने कहा कि हमने उसके मुताबिक ऑर्डर दे दिया है और हम इसको गौर से देख रहे हैं कि ये चीज़ कैसे आगे चल रही है। और ये भी हमने बहुत इसरार सुना कि अदालतों, और माशाल्लाह हमें इस बात का ये जो एक बात की गई कि शायद अगर फ़ैसला हक़ में आए तो उसको बुरा भला कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है, अगर हक़ में ना आए तो उसको बुरा भला कहा जाता है। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान में जो हम मुद्दा लेके आए हैं वो तो ये है कि जिन केसेस में
वाज़े तौर पर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वाज़े तौर पर फैसले किए गए हैं दहशतगर्द अदालतों से, उनकी किस्सा से तजलील की जा रही है। और मैं आपको उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये अगर आप देखें, ये वो रिपोर्ट है, ये पैराग्राफ 2 पे जहाँ लिखा हुआ है, एफर्ट्स मेड टू फॉर द अरेस्ट ऑफ इमरान खान। ये क्यों एफर्ट्स की गई? ये इंसदाद दहशत गर्दी का इमरान खान इश्तिहारी है, आज से नहीं। इस बात को कई साल हो गए हैं और इनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर जो JIT छटपट से बन गई इस दफ़ा, ये 2014 से दरखास्तें मौजूद हैं। 2014 की इन्वेस्टिगेशन से जो दरखास्तें उभरी कि इस पर JIT बनाई जाए। और मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ आज, जिसमें इसमें सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, इसमें सैकड़ों मुकदमे हैं। ये आप काइंडली अपनी TV स्क्रीन की जीनत बनाएं। ये वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कायम की गई, जिसमें एक पर्चा नहीं है, दर्जनों दफात हैं, दर्जनों मुकदमात हैं, दर्जनों मुल्ज़िम हैं। और ये 780 की कुछ जो है इसमें दफात हैं, जो सबसे संगीन है दफात, और इनमें सारे पाकिस्तान ने ये देखा है। लेकिन ये SIT ना ये JIT बन सकी, ना आगे चली, ना ये SIT जो है आगे चल सकी। और इश्तिहारी साहब जो हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जो इश्तिहारी होते हैं टेररिज्म के, या जो टेररिज्म लोग करते हैं, या जो उसके अक्यूज्ड हैं, उनको हम टेलीविज़न की जीनत बना रहे हैं। वो पार्लियामेंट में जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आके केसों के दौरान बैठे होते हैं। तो एक तरफ तो अगर कुछ घंटों की भी ताख़ीर हो जाए तो इस तरह का हम मुलाहिज़ा करते हैं, जो कि कानून की पासदारी करवाने का ऑर्डर है, तो ये महसूस होता है कि बिल्कुल का बिल्कुल जो है कानून ऐन मुताबिक चल रहा है। लेकिन दूसरी जानब जब हम देखते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो और कंटेम्प्ट का केस हो, वहाँ पर वो ना पेश होते हैं, ना माफ़ी मांगते हैं, ना रिकॉर्ड देते हैं। और 1 साल से नहीं, सालों साल से ये सिलसिला चल रहा है। और जहाँ पर दहशतगर्द अदालत की बात हो, वहाँ पर जो है इश्तिहारी साहब खुलेआम फिर रहे, कोई पूछने वाला नहीं। और ये उस दौर में है जब हमें बताया जाता है कि बहुत कॉमिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, कि पूरे पाकिस्तान में जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है बड़ी तादाद में, और लाउड स्पीकरों को और फॉरेन ये जो अकाउंट्स हैं जिनमें बाहर से पैसे आ रहे हैं, इनको जो है पकड़ा जा। तो हम ये सवाल पूछने पे मजबूर हैं कि यहाँ पर आके हर चीज़ मफलूज क्यों हो जाती है? ये कैसे हर चीज़ मफलूज हो जाती है? ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं पेश कर रहा हूँ, ये यहाँ पर भी दानियाल चौधरी के नाम से दायर है दरख्वास्त 184 की, कि 780A के मुल्ज़िमों को, इश्तिहारियों को जो है वो ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही लॉ के तहत जो दी जानी चाहिए स्ट्रिक्टली, यहाँ जो अमल दरामद करवाना चाहिए कानून के ऊपर। और कराची की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ पर अगर कोई फेलिंग हुई तो उस अदालत ने रेंजर्स को ऑर्डर किया और वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनको पेश किया गया। तो इमरान खान साहब, आप हमारे अदारों का मजाक बनाना बंद करें। आप इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश हों कंटेम्प्ट में और अपना वहाँ पर जवाब दें। आप यहाँ पर भी अपनी मनी ट्रेल दें जो आपने नहीं दी, और आपको फिर कंसोलिडेशन का ऑर्डर कहा गया कि आप जमा करवाएं, वो कल होना है। और कल आपकी तारीख दहशतगर्द अदालत के सामने है, वहाँ भी आके पेश होएं और पाकिस्तान का मजाक बनाना छोड़ें। हम सब में बेवतन पाकिस्तानी, ये हमारे अदारे हैं, ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों से चलते हैं। तुम अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद नहीं हो, और ये तुम कानून तुम्हारी गिरफ्त तक आएगी इंशाल्लाह, और तुम्हें हम पकड़ पकड़ के जवाब दे ठहराएंगे। मैं एक बात करूँ। ये आज जो अदालत में हमने 2 दरखास्तें दायर की, जो हमारी पहली दरखास्त थी उसमें अदालत आलिया के आगे हमने ये वाज़िया तौर पे साबित किया कि तारिक शफ़ी साहब के साथ दौरान तफ्तीश बदतमीज़ी की गई, बदतमीज़ाना लहजा इख्तियार किया गया, और कानून में हर पाकिस्तानी का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन, जो कि तारिक शफ़ी साहब भी हक रखते हैं। अगर उनको JIT के सामने बुलाया गया तो राइट टू फेयर ट्रायल और राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन उनका बुनियादी और कानूनी हक है, जिससे उनको महरूम रखा जा रहा था। ये इस्तदा हमने अदालत उज़्मा के आगे रखी, और अदालत उज़्मा ने हमारी इस इस्तदा पे ये हुक्म, जो कि मुझे कुछ मालूम हुआ है अदालती कार्रवाई सुनने के बाद, उन्होंने कहा कि बिल्कुल JIT जो है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक काम करेगी, किसी से बदतमीज़ी नहीं करेगी, किसी से बेहयाई नहीं करेगी, किसी शरीफ आदमी की पगड़ी नहीं उछालेगी और बेजा उसको तंग नहीं करेगी। हमने ये बात अदालत में की, और ये हम बार कर रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि अगर अदालत
क्योंकि अदालत की ही बनाई हुई JIT है और हमारी ये शिकायत यही थी कि JIT जो है वो पार्शल जो है, उसका एटीट्यूड जो है वो नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है पार्शल। तो हम ये चाह रहे थे कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बात कर रहे हैं मीडिया से। उनका ये कहना है कि JIT के तरीक़ाकार पर वो सवालात कुछ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आमिर अजीज़ स्टेट बैंक के मुलाजिम ही नहीं है बल्कि स्टेट बैंक के ज़ैली इदारे में काम करते हैं। तारिक शफ़ी 2 दिन के नोटिस पर JIT में पेश हुए, उनसे कहा जा रहा है कि आप क्यों पेश हुए ये भी अदालत में बता दिया है हमने। वीडियो जो रिकॉर्डिंग है उससे मुताल्लिक भी कुछ इश्यूज हैं जिनका जिक्र किया दानियाल अजीज़। ये गुफ्तगू उन्होंने की, लेकिन दूसरी जानिब अपने टीवी स्क्रीन पर जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब दानियाल अजीज़ यहाँ पर गुफ्तगू के लिए आए और इस दौरान PTI के वकील और दानियाल अजीज़ में धक्कम पेल हो गई। यहाँ तक कि सामने रखे मीडिया के जो माइक्स थे वो भी डाइस समेत गिर गए। उसके बाद मामला कुछ हल हुआ तो दानियाल अजीज़ मीडिया गुफ्तगू में कामयाब हो पाएंगे। ये जो मनाजिर हैं ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब PTI के वकील और दानियाल अजीज़ में धक्कम पेल हुई, तल्ख कलामी हुई। आप ये मनाजिर देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और दानियाल अजीज़ में धक्कम पेल हुई। मीडिया के माइक भी गिर गए इस धक्कम पेल में। JIT के एक मेंबर का सियासी जमातों से ताल्लुक है। दानियाल अजीज़ ने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू शुरू की, लेकिन उससे पहले के मनाजिर आप देख रहे हैं जब दानियाल अजीज़ भी बात करना चाहते थे और PTI के वकील भी बात करना चाहते थे। अब पहले बात करने पर यह थोड़ा सा झगड़ा सा हो गया, धक्कम पेल हो गई और उसके बाद माइक्स भी गिर गए, लेकिन मौका पहले बात करने का दानियाल अजीज़ को ही मिला। और फिर दानियाल अजीज़ ने PTI पर भी तनकीद की, इमरान खान पर भी तनकीद की और JIT में इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है उनके मुताबिक उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी दानियाल अजीज़ ने इस वक्त PTI के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये डाइस मैंने मंगवाया था तहरीक की जानिब से ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अपने यहाँ पर इस बातचीत में जो मुख्तलिफ लोग करते हैं, मगर आज की उनकी बदतमीज़ी के बाद ये डाइस हम उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये हैं ही बदतमीज़ी के बादशाह, ये बदज़बानी के बादशाह हैं, ये बेहूदगी के बादशाह हैं। इन्होंने सीखा ही यही है, अवाम के नुमाइंदे होकर ये अवाम को अवाम की तौहीन करते हैं जब इतनी बदज़बानी और बेहूदगी और बदतमीज़ी से बात करते हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और आइंदा से हम इनको, ये आज तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए डाइस, मगर अब हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि आप केस की तरफ आते हैं, ये तो एक बात का वाक़या हो गया, उसके ऊपर कमेंट करना ज़रूरी था। हमारी लीगल टीम के जो अरकान से उनके साथ बदतमीज़ी हुई और रहमान साहब ने जिस तरह से बताया, आज बड़ी खुशाइन बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हुसैन नवाज़ और तारिक शफ़ी साहब की तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे JIT के ऊपर, वो मुस्तरद कर दिए और JIT को काम करने की हदायत, काम जारी रखने की हदायत की है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये ऑब्जर्वेशन दी है कि 60 दिनों से एक दिन भी ऊपर मामला नहीं जाएगा। तीनों जजेस इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि JIT में तवालत की, उसको डिले करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी किस्म की कोई इन्फ्लुएंस इस मामले में नहीं लाएंगे। जो एतराज़ात किए गए वो बहुत ही हैरान कुन है। यानी दो वो साहिबान जो वाइट कॉलर क्राइम के साथ मुंसलिक रहे हैं, आमिर साहब और बिलाल साहब, जो कि SCCP और गवर्नर और स्टेट बैंक के नुमाइंदा हैं, दोनों वो लोग हैं जिनको वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर अबूर हासिल है, तजुर्बा हासिल है। उनको निकलवाने के लिए आज एतराज़ात किए गए और कहा गया कि इनको आप निकाल दें JIT से। मकसद सिर्फ दो थे, एक ये कि इन्फ्लुएंस किया जा सके JIT को, दूसरा ये है कि JIT से मुतल्लिक मुस्तकबिल की पेशबंदी की गई है। यानी आज आप यहाँ पे एतराज़ात डालना शुरू करें ताकि कल JIT को खिलाफ फैसला दे तो आप कह सकें कि जी हम तो पहले ही कह दिया था हमने कि ये ऐसे है। ये एक बदतरीन मिसाल है पॉलिटिकल यूज़ की। भाई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं, वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं। वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं JIT को, या किसी का ये कहना कि फ़लाने JIT का मेंबर किसी के मामे के चाची के फूफी के ड्राइवर के साथ उसका जो है वो दोस्ती है, ये इन्फ्लुएंस है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर उनको इन एतराज़ात को मुस्तरद किया और अब जा कर के हमें ये यकीन हो चला है कि इनको भी पता चल गया है कि मामलात किधर जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस जो है जिस तरीके से माइन्यूटली चीज़ों को देख रहे हैं। जीआईटी को कहा क्या जा रहा है कि जी आप 13 घंटे हमें इन्वेस्टिगेट किया गया, हमें डॉक्यूमेंट्स, हमें क्वेश्चंस नहीं बताए गए। यानी पेपर में बच्चा पेपर में अपीयर हो और बच्चे को पेपर पहले ही दे दिया जाए कि आप ये सवाल तैयार करके ले आए। ये छोटी सी ख्वाहिश है इनकी, और ये चाहते ये है कि इन्वेस्टिगेशन इनकी मर्जी की हो। ये जो दानियाल, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी के ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनेगी तो ही इनको उस पर एतमाद होगा, उसके अलावा ये किसी पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। लेकिन पनामा पेपर्स का केस बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। मैं आपको बताना ये भी चाहता हूँ कि हुदैबिया की इन्वेस्टिगेशन जो आज उन्होंने कहा कि नेशनल बैंक के जो भी प्रेसिडेंट मुकर्रर किए गए हैं, ये वो साहब हैं, सईद साहब, जिनके अकाउंट्स इस्तेमाल किए इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। 3 अकाउंट्स इसहाक डार ने इस्तेमाल किए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। वो कमेटी के सामने, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने समन्स के बावजूद पेश नहीं हो रहे, और आज जज साहब ने कहा कि हम उनके वारंट निकालते हैं। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने पेश होकर कहा कि नहीं जी वो कल आ जाएंगे, और अभी अटॉर्नी जनरल साहब बता रहे हैं कि अब वो अभी की फ़्लाइट लेके आ रहे हैं। यानी इज्जत से कोई काम नहीं करना जब तक पूरा इनको जो है वो पीछे ना लगो, ये काम करने को तैयार नहीं है। हम ये समझते हैं आज भी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इस पोजीशन में है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके जीआईटी को, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एविडेंस के साथ टेम्परिंग को। पीटीआई कैसे कर सकती है? हम तो अपोजिशन में हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए कि पीटीए को इस्तेमाल किया गया, अनोशा रहमान की मिनिस्ट्री को इस्तेमाल किया गया, और फेसबुक से बिलाल रसूल साहब के फेसबुक और उनकी बेगम के फेसबुक का सारा रिकॉर्ड हासिल किया गया। ये होता है गवर्नमेंट का मिसयूज़। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इस्तेमाल किया गया, तमाम लोगों के फ़ोन टैप हो रहे हैं। यहाँ पर मामलात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मरकज़ी मुल्ज़म है। हुसैन नवाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ मरकज़ी मुल्ज़म है इस केस के। इतने हाई प्रोफाइल केस के ऊपर इस तरह के एतराज़ात करके जो डिले करने की कोशिश की जा रही है वो नाकाम होगी। पनामा पेपर्स का केस इंशाअल्लाह अपने मुंतकी इंजाम पर पहुंचेगा, और पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ये जद्दोजहद है कि आज इतने बड़े लोग वहाँ पर पेश हो रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं। और आज से ये बात यकीनी हो गई है कि नवाज शरीफ की जानिब से जीआईटी की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। वो तरह तरह के बहाने ढूंढकर जीआईटी की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जैसे आज जाहिर हुआ। और हम समझते हैं कि नवाज शरीफ पूरी कोशिश करेंगे कि जीआईटी की जो तफ्तीश जारी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा तूल दिया जाए, और ग़ालिबन अब 40 दिन रह गए हैं 60 में से, इसमें इनकी तफ्तीश मुकम्मल ना हो। मगर हमें यकीन है कि जीआईटी की तफ्तीश जो है वो पनामा लीक्स में छुपे हुए सच को सामने लाएगी। ये वही सच है जिस पर नवाज शरीफ ने 1 साल से पर्दा डाल रखा है, उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स ने पर्दा डाल रखा है, बावजूद इसके कि उनके वज़रा चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ और उनकी अहलिया मोहतरमा कुलसूम साहिबा ने इंटरव्यूज़ में कहा है अखबारों को, टेलीविज़न में, कि ये लंदन के फ्लैट 92-93 में ख़रीदे गए थे। अब मैं समझता हूँ कि दायरा बहुत तंग होता चला जा रहा है, और इंशाअल्लाह ईद के चांद के साथ ये खुशखबरी भी पूरी कौम सुनेगी कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो हमेशा के लिए नाअहल हो गए हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जज साहिबान ने अपने फ़ैसले में उनको हमेशा के लिए नाअहल कर दिया है। हम PMLN के जो मुख्तलिफ़ करतूत हैं उनकी मज़म्मत करना चाहते हैं। परसों उन्होंने नवाज़ शरीफ की एक फ़िल्म चलाई एटमी धमाकों का क्रेडिट लेने के लिए। उनको एहसास हो चला है कि नवाज़ शरीफ के इक़्तिदार की कश्ती डूब रही है, और वो तरह अरबों रुपया खर्च करके वो अपनी तशहीर कर रहे हैं, अपने भाई की तशहीर कर रहे हैं। आज एक अखबार में ख़बर शाये हुई है कि पिछले साल इनको कोई 23 करोड़ रुपए इनके बेटे ने भेजे थे, जो इनके अकाउंट में आए थे। वो इन्होंने अपने
जो हल्फनामा दाखिल कराया है JIT में उसमें मौजूद है, मगर इनके अकाउंट में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया मौजूद है। पिछले 4 साल में 88 करोड़ नवाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट में आ चुके हैं इंग्लिस्तान से। इससे वाज़ेह हो जाता है कि इनका ये जो फ्लैट्स हैं, ये जो बिज़नेस है, ये इन्हीं की मलकियत है, इनके बेटे चला रहे हैं, मगर बेनिफिशियल ओनर ये ख़ुद हैं। इन्होंने कौम से छुपाया, कौम से झूठ बोला। हम इंशाअल्लाह पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और रहनुमाई में JIT अपना काम मुकम्मल करके पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए इस झूठे शख्स से निजात दिला देगी। शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक और फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज के एतराज़ात का मकसद JIT को इन्फ्लुएंस करना है और मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि 60 दिन में कार्रवाई मुकम्मल ना हो सके। ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इनकी मर्जी से हो। पनामा पेपर्स का केस बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इस पोजीशन में है कि वो JIT को इन्फ्लुएंस करें। हम JIT को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि IT मिनिस्ट्री को इस्तेमाल किया गया JIT के रुकन की अहलिया और उनके सोशल मीडिया को चेक करने के लिए, उसकी तफसीलात हासिल करने के लिए। इस मीडिया टॉक से कबल जो ये गुफ्तगू से कबल जो सूरत हाल बनी, एक बार फिर से वो आपको दिखाएंगे। जब यहाँ पर पहुंचे दानियाल अजीज मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू के लिए, तो PTI के वकील भी इस मौके पर पहुंचे। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और बात कुछ इस सूरत हाल तक पहुंच गई जो आप इस वक्त TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीडिया नुमाइंदों के माइक्स सामने रखे थे, डाइस समेत ये माइक्स गिर गए। नईम उल हक ने इस बारे में कहा है कि आज की बदतमीजी के बाद उनको डाइस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बिल्कुल, दोनों की धक्कम पेल में मीडिया के माइक्स निशाना बन गए।